तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में आज हम लोग समझेंगे, उसको लेके धीरे धीरे आगे आगे हम लोग फिजिक्स की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले नाम लेते हैं। ये क्या नाम लेना है? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, पहला फोर्स देखेंगे रिएक्शन फोर्स। बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, और उसको ऐसे लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्यों नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम जानते हैं कि जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, एट कांटेक्ट पॉइंट दे विल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। जब भी सोचो कोई भी दो बॉडी अगर आपस में एक दूसरे को टच किए हुए हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स देंगे, है कि नहीं। तो उस जो फोर्स को कहते हैं रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। अब उसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ड्रॉ ए नॉर्मल टू दिस लाइन मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज क्या है मैं बता देता हूं। व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, they exert equal and opposite forces on to each other or on each other, on they exert equal and opposite forces on each other in a direction normal to means perpendicular to the or their smooth surfaces of contact, smooth surfaces of contact। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या कहता है? जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा वो उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। ये इस डायरेक्शन में देगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। कौन से डायरेक्शन में? इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू दी सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। पहले चीजों को बढ़िया से समझते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। जैसे मैं आपको कहूं कि सपोज हियर इज ए block, suppose here is a block kept on a floor, block is kept on a floor। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज किया हूँ, देखो कि स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। देखो तो लिखा हो ना, इन ए डायरेक्शन स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट का मतलब हुआ द सरफेस मस्ट नॉट बी रफ। रफ होने से क्या रिएक्शन फोर्स नहीं देंगे? देंगे, लेकिन वो नॉर्मल होगा कोई जरूरी नहीं है। इफ द सरफेसेस आर स्मूथ तो आप उसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही दे सकते हो। जैसे मान लो कि ये सरफेस पूरा स्मूथ है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ। कैसे पुश करूंगा बताओ? आई कैन पुश इट लाइक दिस। टेढ़ा पुश करूंगा तो रहेगा क्या? फिसल जाएगा। सो आई कैन अप्लाई फोर्स ऑन दिस ओनली इन दिस डायरेक्शन। मैं इसको, ये सरफेस पूरा स्मूथ है, यहाँ पर पुश करके मैं इसको इधर को ढकेल सकता हूँ? नहीं ढकेल सकता हूँ, है ना। माई फोर्स विल हैव नो इफेक्ट ऑन इट। कब होगा? ओनली व्हेन आई पुश इट लाइक दिस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस। टेढ़ा करके देने से नहीं जाएगा। तो अगर सरफेस स्मूथ है तभी जो फोर्सेस होंगे वो नॉर्मल टू दिस सरफेस होंगे। इसलिए हर एक वर्डिंग को ध्यान देना।
और ये जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, इवन इन क्लास 11 ऑल्सो। बट देन दिस थिंग्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। समझ में आया? सो जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट, ये मत सोचना कि जितने सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा चीज़ आपको बुक में मिल जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं, इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं, दोज डिपिक्शंस आर नॉट देयर इन योर बुक। व्हाई एक्सटर्नल फोर्स कैन बी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बट इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, नॉट अवेलेबल इन योर बुक, बट दिस कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी देयर इन यू। समझ में? इसलिए सारी चीज़ को बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। मी माई सेल्फ इज माई बुक। ठीक है? तो क्या देखें, अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, तो एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या हो रहा होगा, आप देखोगे एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये फ्लोर एक फोर्स दे रहा होगा। ऐसा कॉन्टैक्ट में है तो एक फोर्स दे रहा होगा। कितना फोर्स मालूम नहीं है, कॉल इट F1। एट द सेम टाइम ये जो फ्लोर के ऊपर, ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर ये ब्लॉक भी एक फोर्स दे रहा होगा, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। कितना फोर्स दे रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स आ रहा होगा, वही F1 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यू कीप योर हैंड ऑन दी डेस्क, तो डेस्क इज गिविंग ए फोर्स ऑन योर हैंड, हैंड इज गिविंग ए फोर्स ऑन दी डेस्क। कितना फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और वो फोर्स नॉर्मल हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ना इसको, ओनली व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। समझ में? हो सकता है कि आपका डेस्क का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, रफ है, आप उसको ऐसे प्रेस करके रखे हो तो आप ऐसे एक पुश करो, है कि नहीं? लेकिन अगर स्मूथ है तो द फोर्सेस आर लाइक दिस। तो ध्यान, समझ में आया व्हाट इज ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, एट द कांटेक्ट पॉइंट दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर इन ए डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेसेस स्मूथ होना जरूरी है। शुभम को समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोजिंग मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई एक वॉल है, हाँ, और सपोज हम कहेंगे एक वॉल है और यहाँ पे कोई एक स्पीयर है, हियर इज ए स्पीयर, ये स्पीयर है, ये स्पीयर यहाँ पे रखा गया है। अब आप देखोगे ये जो स्पीयर यहाँ पे रखा गया है, ये स्पीयर कैसे रखा गया, ऐसे हवा में कैसे लटकेगा? इट इज बीइंग ट्रैप्ड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा करके कोई प्लेन रख दिया हूँ। अब हुआ है ये कि ये जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये स्पीयर रह गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको दिखाऊं कि सपोज ये सारा चीज की मुझे जरूरत पड़ेगा, ये स्पीयर इसके ऊपर रखा गया है। स्पीयर रह सकता है नहीं रह सकता ऐसे? यस, इट कैन स्टे लाइक दिस, है ना। अब ये स्पीयर कितने पॉइंट में दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया है? यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, दो कांटेक्ट में आया है। तो कांटेक्ट पॉइंट में एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स दे रहे होंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना और बताना। अगर मैं कहूँ कि जो स्पीयर है, इस स्पीयर के ऊपर वॉल एक फोर्स दे रहा है, कैसा फोर्स दे रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पता कैसे चलेगा, है ना। पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? मैं तुमको तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा, दैट में बी ए पुशिंग फोर्स, में बी ए पुलिंग फोर्स। सोचे कैसे? क्या ये अभी ये स्पीयर रेस्ट में है? हाँ है। अगर ये वॉल को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा नीचे। क्यों नहीं गिर रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। समझ में आ रहा ना? वॉल मस्ट बी पुशिंग इट। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस पॉइंट में ये वॉल, सॉरी, इस पॉइंट में ये वॉल इसको पुश कर रहा है। कितना फोर्स में? आई डोंट नो, से इट इज F1। नॉट ओनली दैट, इस पॉइंट में स्पीयर को ये इंक्लाइन प्लेन पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? सोचो, अगर ये प्लेन को निकाल देंगे गिर जाएगा। गिरने नहीं दे रहा है मतलब पुश कर रहा होगा, है कि नहीं? तो आप कहोगे इट मस्ट बी पुशिंग हियर आल्सो, से विथ ए फोर्स F2, एंड इट डजंट फिनिश हियर। होता क्या है, अगर हम स्पीयर को छोड़ के बाकी चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा इधर ले आए, अब ये स्पीयर को छोड़ो, बाकी चीज को ले आते हैं, इनके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चंद्रमा कौन है? चलो, अब यहाँ पे
ये स्पीयर वॉल के ऊपर फोर्स दे रहा होगा, दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, दे रहा होगा। कैसा फोर्स दे रहा होगा, कोई बताएगा कितना फोर्स दे रहा होगा? व्हाट फोर्स? जितना वॉल इसके ऊपर दे रहा है। ये जो फोर्स F1 है, ये F1 फोर्स किसके ऊपर है? बॉल के ऊपर है। दिया कौन है? वॉल है। तो अब ये बॉल वॉल के ऊपर भी दे रहा होगा F1, here must be a force F1। समझ में आया? एंड एट दिस पॉइंट ये जो सरफेस है इसके ऊपर F2 दे रहा है, तो ये भी इसके ऊपर F2 दे रहा है कि नहीं? So at every contact point there must be a force normal to the surface of contact। अब फोर्स पुशिंग फोर्स होगा कि पुलिंग फोर्स होगा, वो डिपेंड करता है हाउ इज द अरेंजमेंट, है कि नहीं? तो क्या आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है टेंशन इन ए थ्रेड। इन ए थ्रेड, जब मैं थ्रेड बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि ये मासलेस है, थ्रेड का मास बहुत ही कम है, पतला सा धागा है। आगे चल के हम लोग देखेंगे थ्रेड और रोप में क्या अंतर है। रोप का मास होता है, मोटा सा होता है, थ्रेड का कोई मास नहीं, इसे मान के चलेंगे। टेंशन इन ए थ्रेड क्या है, समझ में आ रहा होगा ना? बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया, मतलब क्या टेंशन हो गया हो? टेंशन इज ए फोर्स। याद रहे कि टेंशन इज ए फोर्स। पहला चीज हमें समझ में आया कि टेंशन इज ए फोर्स। कैसा फोर्स? जैसे हम अगर किसी थ्रेड को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो रोप में, थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो जैसे मैं एक थ्रेड को दोनों तरफ से पकड़ के जोर से खींच रहा हूं, क्या मिड पॉइंट में टेंशन है? अगर जोर से खींचूंगा तो टूट भी जाएगा, है कि नहीं? क्या कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें, मैं अगर जोर से खींच के अलग कर दूंगा तो टूट जाएगा। टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? अब चीज ये है कि मिड पॉइंट में टेंशन है, टेंशन है तो फोर्स है। तो बताओ, जैसे मैं इसको खींचा, मिड पॉइंट में टेंशन हुआ, टेंशन इज ए फोर्स, फोर्स है तो डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में है टेंशन? हम तो हक्का बक्का रखे हमें। अरे ये पॉइंट में टेंशन, फोर्स का कोई एक डायरेक्शन होगा ना। इफ टेंशन इज ए फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? वो भी तो जानना जरूरी है। हम बताए थे किसी भी फोर्स का किसी भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट जानने के लिए यू नीड टू नो 3 थिंग्स अबाउट द फोर्स। क्या क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना? ये 3 चीज जानना जरूरी है। हमें चाहिए ये पॉइंट में क्या है टेंशन। तो क्योंकि हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमें ढंग से टेंशन क्या है समझना है, ठीक है? तो चलो लिखते हैं टेंशन एट एनी पॉइंट in a thread is defined as the force with which one section of thread is pulling the other section at that point। स्टेटमेंट को देख के डरो मत, लेकिन यही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिनको क्लैरिटी नहीं रहता है। हाउ यू डिफाइन टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट? टेंशन एट एनी पॉइंट इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच one section of thread is pulling the other section at that point। समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इसको लिख पाए? हो गया? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वाल है जिसके साथ कोई एक थ्रेड ऐसे लगा है। दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड अटैच्ड टू दी वाल, और मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ कोई एक फोर्स लगा के, जिसको मैं कहूँगा 10 न्यूटन का। तो अभी थ्रेड में टेंशन है कि नहीं है? मुझे पता करना है व्हाट इज द टेंशन एट एनी पॉइंट। सपोज मुझे कोई पूछा कि बताओ ये जो थ्रेड को आप खींच रहे हो, इसमें इस पॉइंट में क्या टेंशन है, व्हाट इज द टेंशन हियर? डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है
टेंशन एट एनी पॉइंट इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। मतलब हुआ यूं कि अगर इस थ्रेड को मैं दो टुकड़ा कर देता हूं, इस थ्रेड को मैं इसी पॉइंट पे जहां पर मुझे चाहिए था वहां पर मैं उसको दो टुकड़ा कर दिया तो आप कहोगे कि ये वाला सेक्शन इसको खींच के रखा, नहीं तो ये भाग जाता। ये भाग क्यों नहीं रहा? हम खींच रहे हैं तो ये हिस्सा तो भाग जाना चाहिए, क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि दूसरा हिस्सा इसको पकड़ के रखा है। तो ये वाला सेक्शन इसको पुल कर रहा था कि पुश कर रहा था? पुल कर रहा था। विथ व्हाटएवर फोर्स इट वाज पुलिंग, दैट इज द टेंशन। समझ में? अब ये इसको खींचेगा टी में, तो फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये भी इसको इतने ही जोर से खींच रहा होगा। क्या बात समझ में आया? आप बोलोगे सर ये जितना हुआ ये उतना हुआ, क्या जरूरी? ये इसको जितने जोर से खींचेगा वो उतने जोर से खींचेगा, क्यों जरूरी? चलो सोचते हैं कहानी पीछे। जब मैं इस थ्रेड को खींचा कुछ फोर्स लगा के 10 न्यूटन का, ट्राई टू विजुअलाइज। हाँ आएंगे, तेरी बात पे भी आएंगे। तो अगर ये थ्रेड के बारे में हम सोचेंगे, अब उसका क्वेश्चन ये था दोनों का टेंशन बराबर हुआ तो फट क्यों गया, टूट क्यों गया, है ना? आएंगे, बोल दिया इसलिए क्योंकि बोलना पड़ेगा ना, इसलिए बोल दिया। अब पहले मेरी बात सुन लो। जब मैं इसको इसे खींचा, मेरा क्वेश्चन अभी क्या था? फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये था कि टेंशन यहाँ पे क्या है? डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। किसी बुक में नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो यूज करोगे, नहीं तो फंसोगे आगे चल के, ठीक है? तो ये जो इस पॉइंट पे थ्रेड का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है, हम देखें कि इसको यहां से काट के दो टुकड़ा किए, ये जो सेक्शन को ये वाला सेक्शन जितने भी जोर से खींच रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेंशन। और साथ साथ ये भी बताया कि ये इसको जितने जोर से खींच रहा होगा ये भी उसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा। बस इस बात पे बताना कि क्यों, कैसे पता चला, है कि नहीं? खैर, जब मैं ये रस्सी को इधर बांध दिया हूं और इसको 10 न्यूटन में खींच रहा हूं, क्या ये थ्रेड मूव कर सकता है? मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर रहा है? जब ये थ्रेड को मैं इधर से 10 न्यूटन में खींच रहा हूं तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बंधा हुआ है। ऐसा मत बोलो, बंधा हुआ नहीं, कोई दूसरा फोर्स लगा के मेरे फोर्स को काउंटर कर रहा होगा। वो तो लेमन्स लैंग्वेज है, बंधा हुआ है कैसे जाएगा? नहीं, कोई बॉडी मूव करेगा कब? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आ जाएगा। अगर बैलेंस फोर्स आ गया तो मूव में करेगा। तो मैं 10 न्यूटन दे दिया, मूव क्यों नहीं कर रहा है? मतलब माय फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सम अदर फोर्स। हु इज गिविंग दैट फोर्स? ये वाल इसको पकड़ के खींच के रखा हो। अगर वाल नहीं कोई आदमी तो आदमी खींच के रखेगा तभी ना, है कि नहीं? दैट मीन्स मैं अगर 10 न्यूटन में खींच रहा हूं तो ये आदमी भी इसको 10 न्यूटन में खींच रहा होगा, है कि नहीं? अब मिड पॉइंट में सोचो, ये पार्ट मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन में, ये पार्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि ये खींच रहा है 10 न्यूटन में, टी में, जो फोर्स में। ये पार्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है? ये आदमी खींच रहा है, वाल खींच रहा है, मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इसको इधर को खींच रहा है। समझ में आ रहा है? क्या ये फिगर देख के आप थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर सकते हो कि टी का वैल्यू कितना होगा? ये मूव नहीं कर रहा है, मैं दे रहा हूं 10 न्यूटन, इट मस्ट बी 10 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर वाल इसको कितने जोर से खींच रहा होगा? सेम 10 न्यूटन। वाल अगर 10 न्यूटन में खींच रहा है तो मैं ये वाल खींच रहा है 10 न्यूटन में, लेकिन ये थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये इसको कितने जोर से खींच रहा है? समझ में आ रहा है ना? कैसे दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो एट दी सेक्शन where you are finding the tension, the forces on the two sections are equal and opposite, है ना? अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, टूट क्यों जाता है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे अगर ये पेन को मैं दोनों तरफ से पकड़ के जोर से खींचता हूं तो इसका एक सेक्शन दूसरा सेक्शन को खींचने लगा, जबकि दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे मेरा फोर्स अलग हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो निकल के आ जाएगा। मान लो हियर आर टू बॉयज, ये एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब मैं इधर से खींचा, इधर से कोई दूसरा खींचा, जब तक मेरा फोर्स इनके बीच में जो फोर्स है उससे कम है, ये दोनों जुड़े रहे। अगर मान लो कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स दे सकते हैं? 20 न्यूटन, इससे ज्यादा दे नहीं सकते,
हाथों में भी ताकत होना चाहिए। मैंने खींच लिया 200 न्यूटन में, होगा क्या? मैं अगर 200 न्यूटन में खींच लिया तो क्या हो गया, दोनों रहेंगे साथ, अलग हो जाएंगे। मैं अगर 5 न्यूटन में खींचा दोनों तरफ से तो रहेंगे, है कि नहीं? तो कितना फोर्स देने से टूट जाएगा, टूट गया, क्योंकि अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स वाज नॉट स्ट्रांग। वही तो बोल रहा हूँ, ये जो दोनों हाथ पकड़ के खड़े थे वो क्या था, द टू पार्ट्स ऑफ द पेन, वो एक दूसरे को पकड़ के रखे थे। अभी टेंशन क्या है, देखो ये आदमी को जैसे आप दोनों इधर से खींचने लगे, ये आदमी इसको किधर खींच रहा है, इधर को, और ये आदमी इसको इधर को खींच रहा है, नहीं खींच रहा है क्या? इसलिए तो है, नहीं तो इसको ये फोर्स खींच रहा था, भाग जाता, नहीं भाग रहा है, मतलब ये आदमी इसको इधर खींच रहा है, नहीं, और ये खींच रहा है तो ये भाग जाता है, ये क्यों नहीं भाग रहा है, मतलब ये इसको इधर खींच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो थ्रेड है उसका जो सेक्शन है वहां पर जो फोर्स है, दैट ऑन द टू सेक्शंस दे आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। यहाँ पर कुछ टेंशन T बना है, यहाँ पर कुछ टेंशन T बना है, समझ में? टेंशन को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन कैसे होगा? अच्छा, वो भी दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्यों सेपरेट हो जाते हैं, टूट क्यों जाता है। अब देखो, हम जानते हैं कि हमें पता करना है कि व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट। बाय डेफिनेशन टेंशन एट दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। मतलब इसको यहां से काटो, दो सेक्शन बन गए, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितनी जोर से खींच रहा है, जितनी भी जोर से खींच रहा है उसको कहते हैं टेंशन। ये भी समझ में आया। अब टेंशन कितना हुआ, देखो जब मैं इसको यहां से खींच रहा था, क्या ये वाला हिस्सा मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? ये वाला हिस्सा क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं तो खींच रहा हूं, जाना चाहिए, क्योंकि ये इसको पुल करके रखा होगा। अब कितने फोर्स में पुल कर रहा है? T में। ये मूव नहीं कर रहा, मैं इधर खींच रहा हूँ 10 में, ये खींच रहा है इधर को T में, और ये मूव नहीं कर रहा है, तो T कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन होना चाहिए, सिंपल सा चीज है नहीं? सो आपको हो गया यहाँ पर टेंशन कितना हो गया? 10 न्यूटन। क्या बात है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जब मैं इसको इधर से 10 न्यूटन में खींचा, यहाँ पर टेंशन कितना हो गया? 10 न्यूटन। ये वाला हिस्सा के ऊपर फोर्स आया 10 न्यूटन, ये वाला हिस्सा के ऊपर भी फोर्स आया 10 न्यूटन, दोनों के ऊपर फोर्स आया 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा कौन है ये? वो आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भाग। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थ्रेड है ऐसे, आप जिनका दिमाग है वही बोल पाएंगे, दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये एक थ्रेड है, अब मैं इसको इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन में, और इसको इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन में। मुझे पता करना है टेंशन ये पॉइंट में कितना होगा। तरीका क्या था, जिस पॉइंट में टेंशन पूछा है उसी पॉइंट को पहले क्या करो, काटो, और देखो कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन कितने जोर से खींच रहा है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको अब 2 टुकड़े करने वाला हूं, मैं इसको अभी 2 टुकड़ा करने वाला हूं। यहां से मैं 2 टुकड़ा किया, दोनों टुकड़ा करने के बाद, यहां से 2 टुकड़ा करने के बाद मैं थोड़ा समझने के लिए इनको दूर दूर रखता हूं ताकि मैं दिखा पाऊं चीजों को। अब ये सेक्शन इसको जितने जोर से खींच रहा है वही तो है टेंशन, और लगे हाथ, जैसे ये इसको खींचा तो ये भी तो इसको खींच रहा होगा, है ना? The force with which one section is pulling the other section। क्या बता सकते हो what is the tension now? देखो तो ये मूव करेगा क्या? 10-10 है, मूव नहीं कर रहा है। ये मूव नहीं कर रहा तो ये भी मूव नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं जब खींच रहा हूं, क्योंकि ये खींच रहा है। हाउ मच मस्ट बी द वैल्यू ऑफ T? 10 न्यूटन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 10 न्यूटन है। फोर्स बढ़ाने से टेंशन बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा करेंगे, हाँ, तो रस्सी कैसे टूटेगा? और ज्यादा फोर्स करेंगे उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। मान लो मैं 1000 न्यूटन लगा दूंगा, रस्सी टूटेगा। लेकिन टेंशन तो सेम रहेगा। टेंशन कैसे सेम रहेगा? हम देख रहे हैं ये जो टेंशन 10 न्यूटन हुआ, कैसे 10 न्यूटन हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पे 10 न्यूटन दिया था। अगर 100 न्यूटन देता तो 100 होता, 200 देता तो 200 होता। जितना फोर्स देंगे उसके हिसाब से टेंशन बन रहा है। कोई थ्रेड टेबल पे रखा है, कोई फोर्स नहीं दिया, टेंशन क्या है? 0, नो टेंशन, है कि नहीं? तो जैसे आप खींचने लगे उसके अंदर टेंशन क्रिएट हुआ,
प्रोड्यूस हुआ टेंशन, और वो टेंशन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो गया तो वो तोड़ देगा उसको। है समझ में? तो आपको कोई घबराहट नहीं होना चाहिए देख के कि जब हम एक तरफ से खींच रहे हैं टेंशन हुआ 10 न्यूटन, ये लोगों को अक्सर लगता है एक तरफ से खींच रहे हैं टेंशन हुआ 10 न्यूटन, दोनों तरफ से खींचेंगे टेंशन हो जाएगा 20 न्यूटन। नो नो नो, टेंशन इज सेम 10 न्यूटन। यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये हम लोग देख लिए टेंशन के बारे में दो चीज। तीसरा चीज बीट सी, टेंशन ऑलवेज पुल्स ए बॉडी। ये टेंशन सिर्फ पुल कर सकता है। क्या आप थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो? नहीं। डंडा पकड़ के पुश कर सकते हो, थ्रेड लगा के यू कैन ओनली पुल। सो टेंशन ऑलवेज पुल्स ए बॉडी। ये कभी पुशिंग फोर्स नहीं बन सकता। समझ में आया क्या? नेक्स्ट हुआ इन ए स्लैक थ्रेड। कोई थ्रेड दोनों तरफ बंधा हुआ है, यहाँ पर एक थ्रेड, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और इनके बीच में एक थ्रेड लगा है। वो थ्रेड ऐसा ऐसा लूज पड़ा है, इन्हें लूज थ्रेड और स्लैक थ्रेड। टेंशन क्या है? जीरो, नो टेंशन, है ना? तो टेंशन इज जीरो। नेक्स्ट क्या है? अगर कोई एक थ्रेड को हम लोग अभी अभी देख रहे थे, ये वाला एग्जांपल लिए थे, ये वाला एग्जांपल में यहाँ पर हम लोग टेंशन निकाला 10 न्यूटन। ठीक है, सेम दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ ये थ्रेड में कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा? यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? कौन सा पॉइंट में टेंशन ज्यादा होगा लगता है आपको? सेम होगा। सो इन ए थ्रेड टेंशन इज सेम एट एवरी सेक्शन। ध्यान रखना, इफ इट इज मासलेस, मास रहेगा तो चीजें बदल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मासलेस थ्रेड का, तो यहाँ पे जितना टेंशन होगा यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पे भी होगा, और जिनको समझ में नहीं आएगा उनको भी वही होगा टेंशन। नहीं, तेरे टेंशन हो रहा है कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे टेंशन इज सेम इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड, इन ए continuous massless thread, tension is same at every point. Tension is same at every point. थ्रेड क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए और मासलेस होना चाहिए, तो हर जगह तुमको टेंशन बराबर मिलेगा, है ना? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई एक पुली ऐसे लगा है, अब ये पुली को हमने ऐसे झुला दिया है। अब ये मान लो कि इधर कोई लगा है 2 kg का ब्लॉक और इधर लगा है 3 kg का ब्लॉक, 3 kg। ऑब्वियसली क्या देखोगे आप, ये चीजें ऐसे रहेंगे नहीं, 3 kg विल गो डाउन, 2 kg विल गो अप। बट थिंक अबाउट दिस थ्रेड, वो थ्रेड तो ऐसे गया, एक ही थ्रेड है ना। आप कहोगे ये पॉइंट में जितना टेंशन होगा ये पॉइंट में उतने ही टेंशन होगा। टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू टेंशन एट बी। समझ में आया क्या? इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। आप मत बोलना कि इधर ज्यादा फोर्स है इसलिए ज्यादा टेंशन आएगा। नो नो नो, टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। क्या बात समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टेंशन क्या है समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन क्या है समझ में आया? हाँ, अच्छा। टेंशन के बारे में और एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि बताते बताते ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। ए पुली, क्योंकि अक्सर आप लोगों का पुली रिलेटेड प्रॉब्लम से क्लास 10 में आ जाते हैं, पुलीज एंड टैकल्स ऐसे करके आ जाता है ना? तो ए पुली इज said to be an ideal pulley if it is smooth, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और मासलेस। अब मासलेस कोई चीज कैसे हो सकता है?
कोई चीज़ मासलेस हो सकता है क्या? कोई भी चीज़ लो तो उसका कुछ मास रहेगा। मासलेस कैसे होगा? मासलेस मतलब वो थ्रेड के साथ बंधे हुए जो चीज़ें हैं उनके सामने उसका मास कुछ नहीं है। मान लो जो थ्रेड लगाया उसका मास है 50 ग्राम, और जो ब्लॉक झूल रहे हैं एक 200 केजी का है, 300 केजी का है, उसके सामने 50 ग्राम का कोई मायने नहीं। हम कहेंगे हाँ ये मासलेस है। मान लो 50 ग्राम का थ्रेड है और उसमें जो ब्लॉक्स झूल रहे हैं एक 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, देन यू कैन नॉट कंसिडर द सेम थ्रेड एज ए मासलेस थ्रेड। समझ में आ रहा ना? मासलेस का मतलब हुआ मास ऑफ द थ्रेड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अटैच्ड ब्लॉक्स। समझ में आया क्या? मासलेस का मतलब समझ में आया? पूछूंगा मैं बाद में। मासलेस का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ द थ्रेड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अटैच्ड ब्लॉक्स। जैसे यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक झुला दिया पुली के साथ, ये ब्लॉक 3 केजी 2 केजी, मान लो थ्रेड जो है इसका मास है 10 ग्राम, तो यू कैन इग्नोर, यू कैन कॉल इट ए मासलेस थ्रेड। समझ में आया? तो पुली को मासलेस कब कहेंगे? when the mass of the pulley is very very small as compared to the attached blocks। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a pulley is said to be an ideal pulley। पुली को आइडियल पुली कब कहते हैं? जब उसका मास बहुत ही कम है या फिर वो पूरा स्मूथ है। देखो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग दिया हूं लेकिन इसको क्लियरली नहीं दिखाऊं, और बड़ा कर देता हूं। और पुली इफ इट इज स्मूथ और मासलेस। मैं क्यों हाईलाइट किया? ये रिसेंट पास्ट में 8-10 साल पहले जेई मेन में आ गया। किसी पुली को आइडियल पुली कब कहेंगे? इट शुड बी स्मूथ, इट शुड बी मासलेस, इट शुड बी स्मूथ एंड मासलेस, इट शुड बी स्मूथ और मासलेस। स्मूथ और मासलेस दोनों हो गया तो अच्छी बात है। खाली स्मूथ हो गया तब भी आइडियल पुली कहेंगे, मासलेस हो गया तब भी उसको हम आइडियल पुली कहेंगे, 2 हो गया तो और भी अच्छी बात है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है आइडियल बनने के लिए कि स्मूथ भी होना है और मासलेस होना है। इट शुड बी स्मूथ एंड मासलेस नहीं, स्मूथ और मासलेस। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? फॉर एन आइडियल पुली द टेंशन in thread, tension in thread on either side is same। टेंशन थ्रेड का पुली का दोनों साइड बराबर रहता है। समझ में? जैसे मैं कहूं कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पुली है और यहाँ पर कोई दूसरा पुली है और यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे गया ऐसे झूला, एक थ्रेड ऐसे आया ऐसे झूला। ये कोई एक ब्लॉक है 4 kg का और ये कोई एक ब्लॉक इधर लगा है, चलो मानते हैं ये 3 kg का, और मान लो कि इसको ऐसे बांध दिया गया है, इसको ऐसे बांध दिया गया है। नाउ दिस ब्लॉक्स विल मूव नो डाउट, but this being a continuous thread passing over these ideal pulleys, आप कहोगे ये पॉइंट में जितना टेंशन होगा यहाँ पे उतना ही टेंशन होगा, यहाँ पे उतना ही टेंशन होगा। टेंशन एट ए, टेंशन एट बी and tension at C will be same। TA will be equal to TB is equal to TC। क्या बात समझ में आ रहा है? तो if the thread is passing over smooth pulleys then tension पुली के दोनों तरफ बराबर होगा। अगर पुली आइडियल नहीं है, पुली आइडियल नहीं है तो क्या होगा? ये टेंशन बराबर नहीं होंगे। हाँ सर, उधर टेंशन का कोई ग्रेविटी का असर नहीं होगा? टेंशन के ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होगा। ग्रेविटी का असर के चलते तो ही टेंशन बनेगा, लेकिन क्या असर होगा? अगर ये यहाँ पर कोई मास नहीं होता 3 kg का, यहाँ पर 4 kg का कोई मास नहीं होता, खाली थ्रेड होता, तो टेंशन होता क्या? तो ग्रेविटी के चलते तो फोर्स आ रहा है, इसके लिए टेंशन बन रहा है। लेकिन जो भी टेंशन बनेगा वो यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना होगा, यहाँ पे भी उतने ही होगा। टेंशन के ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं होगा। टेंशन के ऊपर ग्रेविटी मतलब क्या है? टेंशन तो एक फोर्स है। टेंशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक्स, क्योंकि ग्रेविटी के चलते थ्रेड को खींचा जा रहा है, इसीलिए टेंशन बन रहा है। थ्रेड में टेंशन कब बनता है? जब थ्रेड का दोनों एंड को एक दूसरे की तरफ पुश करते हो कि एक दूसरे से दूर पुल करते हो,
पुल करते हो, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो टेंशन प्रोड्यूस हो गया। अब ये कितने जोर से खींचेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसका वेट नहीं। अगर हम कहेंगे ये 3 kg 4 kg नहीं, ये 30 kg 40 kg है, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर टेंशन, होगा ही नहीं होगा, सिंपल सा चीज है बात समझ में। क्योंकि पहली बार आप लोग देख रहे हो ना, हाँ जी कर दोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। श्री राम तो नोट बनाने लगा है ना, कोचिंग सेंटर खोलेगा आगे चल के। हाँ, चीजों को समझो। टेंशन कैसे हो, दोनों से तो अनइक्वल फोर्स है। टेंशन कैसे, एक्सेप्ट 4 kg एक्सेप्ट 3 kg, हाँ तो अनइक्वल हुआ तो ये मूव करेगा, 4 kg नीचे जाएगा, 3 kg ऊपर जाएगा, लेकिन थ्रेड में टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। थ्रेड में टेंशन जो होगा वो थ्रेड में हर जगह टेंशन वही होगा। अगर ये भी 4 kg होता तो ब्लॉक्स मूव नहीं करते, तब भी थ्रेड में टेंशन होता। हम थ्रेड को दोनों तरफ से खींच रहे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, बैलेंस फोर्स से, तो उसमें टेंशन नहीं होता है टेंशन। तो इसमें अगर ये 4 kg होता, ये भी 4 kg होता, ये भी खींचता, ये भी खींचता, तो तब भी रेस्ट में रहता, लेकिन टेंशन तो हर जगह बराबर ही होता, क्योंकि इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। आया समझ में, पकड़ में। व्हेन यू मेक आर्गुमेंट्स यू आर अंडर द लर्निंग प्रोसेस, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाँ जी करने से नहीं होता है, और आज का जो जेनजी है ना इसी में फंसा हुआ है। ऐसी पीपल आर देयर, मेरे अच्छे दूसरे बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। Many of them have got more than 98% 10 में। पर देन आदत क्या है, सर ने बोला हाँ खत्म, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होने से क्या होता, वो नहीं सोचते। तो क्या होता है, अब टीचर की बलबूते पर, टीचर चीटिंग कर दिया तो फंस गए, टीचर को पूरा चीज़ मालूम नहीं तो फंस गए। टीचर को कैसे पूरा चीज़ मालूम नहीं हो, अरे ऐसा होता है ना। क्या सारे डॉक्टर बढ़िया हैं, सारे इंजीनियर बढ़िया हैं, तो हाउ कैन यू गेस। बट हुमसोएवर डॉक्टर, तुम आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, वो जो बोलता है वही करते हो, क्योंकि दिमाग नहीं है। वो बोलेगा ये मेडिसिन खा लो, यू कैन नॉट मेक आर्गूमेंट, यू डोंट हैव नेसेसरी नॉलेज कि मेडिसिन खाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फार्मास्यूटिकल नॉलेज होता, सर ये मेडिसिन भी दी, ये मेडिसिन दी, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। बोलते नहीं है तो आंख बंद करके लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपके ऊपर आता ही आता है। सो डोंट, साइंस इसलिए नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको बताओ, ये मेरे बोलने से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो फैक्ट को आपको समझने की कोशिश करना है, फील करना है। जिसमें बोला कोई बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रखो, फोर्स देगा, क्या ये बॉडी को जो इसके ऊपर रखा हूं ये कुछ फोर्स फील कर रहा है, हाँ कोई मेरे को पुश कर रहा है, ऐसे फील कर रहा है ना। सिमिलरली ये भी पुश कर रहा है, फील कर रहा है, दैट फीलिंग शुड कम टू प्ले, है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल और जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसमें हमारा जो थ्योरी और जो प्रैक्टिस है उसके बीच में काफ़ी गैप रह जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आप किसी को भी बुला के ले आओ, कितने अच्छे इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, जब फोर्स के बारे में सुने, अरे फोर्स के बारे में कौन नहीं जानता, कोई इंजीनियर हर कोई जानता ना। उसको एक वेइंग मशीन के पास ले लो जहाँ पर सब वो ग्रोसरी सब वाला करता ना, बोलो तो उसको प्रेस करो, इसको आंख बंद करो, प्रेस करो 10 न्यूटन में, ऐसा प्रेस करो कि 10 दिखाएगा। कैन यू डू, यू ऑल्सो ट्राई। तो जो प्रैक्टिस है और जो हमारा नॉलेज है उसमें काफी गैप है। सब कुछ जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं कर पाते। घर में जो लोग बहुत एक्सपीरियंस पेरेंट्स होते हैं वो तुमको बोलेंगे जाओ 1 पाव लेके आओ धनिया, तुम धनिया लेके आए, वो देखें ऐसे वजन करके देख लेंगे हाथ में, नहीं तो कम लग रहा है कि नहीं, फील कर लेते ना थ्रू एक्सपीरियंस। उनको फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, डाइन है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है, दे कैन फील इट। एंड अनलेस अनटिल यू ट्रांसफर योर नॉलेज इनटू योर प्रैक्टिकल फील्ड, तो नॉलेज का क्या है, लेके घूमते रहना है, किसी काम का नहीं है कि नहीं। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए कोशिश करना। आज सुबह सुबह में सर आइजैक न्यूटन का वीडियो देख रहा था। ही वॉज ए प्रीमेच्योर, आई शुड से ही वॉज ए प्रीमेच्योर बेबी। 7th मंथ में पैदा हो जाने से मर जाने का ज़्यादा चांस होता है। एंड बिफोर हिज बर्थ फादर एक्सपायर्ड, एंड ही वॉज ओनली 3 years। तो मम्मी चले गई दूसरी शादी करके, रह गया अकेला बच्चा। गवर्नमेंट केयर लेता है, स्कूल में पढ़ा, ये क्या क्या बड़ा क्या, ऐसा हाल में, उस हाल में बढ़ के, और वहाँ पर किसी को सर वाला उपाधि नहीं दिया जाता है,
उनको कहा गया सर आइजैक न्यूटन, वो शुरू से ही मैथमेटिक्स ये वो करके करने लगे, रिसर्च करने लगे। वो तारों को देखते रहे, ग्रेविटेशन के बारे में सोचने लगे, लाइट के बारे में सोचने लगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगे। प्रैक्टिकल फील्ड में उसको करके देखने लगे। कोई लाइट आ रहा है घर के किसी वाल पे, एक छोटा सा छेद है, वहाँ पर सनलाइट आ रहा है, उसके सामने प्रिज्म रखे तो देखे कि वहाँ से जो लाइट निकल रहा है डिफरेंट कलर का वाल पे गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है, उसमें सोचने लगे। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो ऐसे उनका दिमाग जो है साइंटिफिक ब्रेन था। साइंटिफिक ब्रेन मतलब हर चीज़ का खोज करने का, जानने की इच्छा क्यों होता है। जबकि अब की पढ़ाई में क्या हो रहा है, सर ने बोला है, क्यों होता है, क्योंकि सर बोले हैं, वहीं पे सारा मात आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ना, सर बोले। तुम मेरे को पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, मैं बोलूँगा मेरे सर बोले थे। तो मेरे पास पढ़ने आओगे, फिर जाओगे उनको पूछने, वो बोले वो मेरे सर बोले थे। अरे क्यों होता है, ये बोले ये बोला था, बोले ये बोला था, कोई बात हुआ उससे नहीं। तो ये कहानी तो यहीं पे अंत होना चाहिए। क्यों हुआ था, जब तक क्यों हुआ था आप नहीं समझोगे, पूछ के, खुद से पूछ के नहीं समझोगे, द नॉलेज यू हैव इज ए नॉलेज बोरोड फ्रॉम मी, मेरे से ले लो, अपने पास रखो, दैट इज विथ यू बट माई नॉलेज। जब आप उसका वाई को ढूंढोगे, क्यों ऐसे होता है, फील करने की कोशिश करोगे, एक बार फीलिंग में आ गया, उसके बाद जो नॉलेज आपके पास था मेरा वाला, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आपकी नॉलेज में। सो अनलेस अनटिल यू गेन योर ओन नॉलेज यू कैन नॉट रन। मेरे नॉलेज लेके आगे नहीं जा सकते। तो मेरे नॉलेज को आपकी नॉलेज में कन्वर्ट करने का तरीका बताया मैं कुछ बोला, डोंट एक्सेप्ट, जस्ट मेक आर्गुमेंट। सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता है, पूछो, सोचो, आर्गुमेंट करो, उसके बहाने समझ जाओ। समझ जाने के बाद मुझे जो नॉलेज दिया वो मेरा और नहीं रहा, क्योंकि तुम खुद समझ गए हो ना, वो तुम्हारा हो गया। एक बार वो तुम्हारा नॉलेज बन गया, यू विल नेवर मिस इट अगेन। समझ में आया? और मैं बोला हूं बोल के याद रखोगे, 15 दिन के बाद पूछने से और अनुपण कुछ बोल रहे हो, हाँ हाँ भूल गया था, हाँ हाँ भूल गया था। अब भूलोगे क्या? Once you understand, you will not forget. Then you will be able to apply. है ना? तो ये बात हुआ। I do similar things in my class. स्कूल में तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, टीचर को कुछ भी नहीं इंसिस्ट करना है। Let them feel कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपया का नोट का एक बंडल में लाया था भुवनेश्वर से खरीद के। I gave them a bundle of 10 rupee notes, bundle of 20 rupee notes, bundle of 50 rupees notes. ठीक है, मेरे सामने बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है और मुझे कम पैसा खर्चा करके खरीदना है। मेरे पास कोई दूसरा चेंज नहीं है। क्या क्या है? 10 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है। सबसे सस्ता वाला चीज़ मुझे खरीदना है। खुचरा भी नहीं दे सकता हूँ तो 10 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ या 50 दे सकता हूँ, है कि नहीं? नहीं, मुझे अगर सिर्फ 10 रुपीज़ लेके खरीदना है तो आ गया, तुम खाली 10 रुपीज़ को खर्चा करो या फिर खाली 20 रुपीज़ को खर्चा करो या फिर खाली 50 रुपीज़ को खर्चा करो नोट को, बाकी नोट्स को खर्चा मत करना। तो कौन सा चीज़ लोगे, कैसे पता करोगे? अगर कोई 50 रुपीज़ वाला चीज़ होगा तो 50 रुपीज़ से खरीद सकते हो, 20 रुपीज़ वाला नोट देके खरीद सकते हो नहीं, 10 रुपीज़ देके खरीद सकते हो। तो मुझे एक चीज़ ढूंढना है जिसको मैं सिर्फ 10 रुपीज़ वाला नोट लेके खरीद सकता हूँ और 20 रुपीज़ वाला नोट देके खरीद सकता हूँ और 50 रुपीज़ वाला नोट देके भी खरीद सकता हूँ, और चीज़ सस्ता भी होना चाहिए, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। तो व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल माय नोट्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एलसीएम, है कि नहीं? यू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 50, सो इट इज 100। हाँ, 100 रुपीज़ वाला कोई चीज़ लेंगे तो 10 रुपये वाला नोट देके भी खरीद सकते हैं, 20 रुपये वाला देके भी खरीद सकते हैं, 50 रुपीज़ वाला देके भी खरीद सकते हैं। तो पीपल नो हाउ टू फाइंड एलसीएम बट दे हार्डली नो वेयर टू यूज इट। क्या बात समझ में आ रहा ना? ये इफ यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग योर नॉलेज इनटू एक्शन टू यू यूज, इट इज ऑल मीनिंगलेस यू आर कैरिंग, इट इज जस्ट ए डंकी कैरिंग ए बंच ऑफ गोल्ड ऑन हिज बैक। गधे के पीठ में इतने सारा सोना रख दोगे, वो चल रहा है, क्या मेरे पास सोना है, तेरे क्या किस काम में आएगा? ना बेच पाएगा, ना खा पाएगा, ना पहन पाएगा, है कि नहीं? खाली लेके चला, मेरे पास सोना है। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं फलाना किया हूँ, मैं ढिमका किया हूँ। कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकता, मैं किया हूँ, देखो मेरा फोटो लगा है, लिखा है, पास्ट सर्टिफिकेट लगा है, टंगा तो बैठ जाओ, खाने के लिए पैसा नहीं। आर यू गेटिंग? सो कन्वर्ट इनटू नॉलेज। मेनी ट्यूटर्स हु आर टीचिंग इन दिस कोचिंग वर्ल्ड आर सिंसियर स्टूडेंट्स, दे वर ट्राइंग, जो कि अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, हुआ कुछ नहीं उनसे। तीनों सब्जेक्ट में होना अच्छा था, पीसीएम में या पीसीबी में अच्छा होना था, 2-3 बार मेहनत किए, बहुत बढ़िया से मेहनत किए, किसी एक सब्जेक्ट में वीक पड़ गए, हुआ नहीं,
लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट बढ़िया किए, बाद में झूठ झाट बोल के कि मैं फलाना से पास किया हूँ, उधर से पास किया हूँ, वो सब्जेक्ट उनका अच्छा हो रहा है, पढ़ा रहे, तो आपका जो मेहनत था बेकार गया क्या? केमिस्ट्री आप बहुत बढ़िया से पढ़ ली, Now you become a chemistry teacher, but you are plus 2 fail. How does it matter? You have understood chemistry and you are teaching. There are many teachers here at Rourkela also. People do not know what is their qualification. But why to go for their qualification? If they are teaching nicely, it's okay, fine. है कि नहीं? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है just don't accept everything because I am saying. पूरा आर्गुमेंट करो, अगर ये गलती कर दोगे, मैं बोल रहा हूँ बोल के रट्टा मार लोगे, फंस जाओगे आगे चल के, फिर मेरे पास पढ़ो, किसके पास पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके हाँ, तो क्या ये चीज में आपको समझा पाया? अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग अभी सिर्फ 2 फोर्स देखे। क्या देखे आज? देखे एक नॉर्मल रिएक्शन देखे, और क्या देखे? टेंशन देखे, 2 फोर्स देखे, है नहीं? अच्छा, अब मैं किसी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन पहले बता चुका हूं, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। क्या आप किसी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बोल सकते हो? हाथ निकालो बेटा, सीधा बैठो। हाँ, किसी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बोल सकते हो? कौन सा फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के बारे में विशेष जानकारी हम लोगों को नहीं है, हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, मीन्स नेक्स्ट ईयर विल सी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो सबको मालूम है ना? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पहले बात करते हैं ग्रेविटी का। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है। यस, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। Force between 2 masses. Force between 2 masses are equal and opposite. ये बड़ा एक पावरफुल लॉ है, न्यूटन का लॉ है, 3rd लॉ कहते हैं उसको। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन लॉ जब पढ़ेंगे। फिलहाल क्या बोले? दुनिया का हर एक मास हर एक दूसरे मास को खींच रहा है। हर एक मास हर एक दूसरे मास को खींच रहा है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा है, इसका मास कुछ m1 है, यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉडी रखा है जिसका मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? अब ये इसको अगर कुछ फोर्स F में खींच रहा है, F1 में, तो ये भी इसको खींच रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में। समझ में? दूसरा चीज ये हुआ कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 मासेस है, सपोज हियर इज ए मास लाइक दिस एंड हियर इज अनदर मास लाइक दिस, एंड सपोज द मासेस आर m1 and m2 and suppose the distance between them is say r, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होता है मालूम है? अगर ये डिस्टेंस r है तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स आएगा, बड़ा मास के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा कि छोटा मास के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? देखो अभी भी भूल गए, क्या बोले हम? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। समझ में आ रहा है? तो बड़ा मास के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, छोटा के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट। इसके ऊपर जितना आया उसके ऊपर उतना ही आया। समझ में? अर्थ इज पुलिंग द एप्पल। क्या एप्पल भी अर्थ को पुल कर रहा है? हाँ कर रहा है। कौन जोर से पुल कर रहा है? इक्वल। ये समझ में आना जरूरी है। अर्थ एप्पल को जितना जोर से खींच रहा है, एप्पल अर्थ को उतनी जोर से खींच रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसके ऊपर आएगा वो भी F ही होगा। और आपको जानकारी होना चाहिए कि F क्या होता है। G M1 M2 मैं ज्यादा फैलाने नहीं चाहता हूँ, इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना चाहता हूँ, खाली जानकारी के लिए बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है G × M1 × M2 / R²। अगर M1 है 5 kg, ये है 3 kg, लिखेंगे 5 × 3, R है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। समझ में? अरे हाँ या ना? ये है। हाँ, मास आपस में अट्रैक्ट क्यों होते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। दिस इज कॉल्ड ए लॉ।
जिसका क्यों किसी को मालूम नहीं होता है, मासेस क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम पहले ही क्लास में बताए थे व्हाट इज ए लॉ। लॉ इज ए स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्कवर इन द नेचर। लॉ ऑफ नेचर यू कैन नॉट प्रूव इट, यू कैन वेरीफाई। लेकिन हमें वेरिफिकेशन नहीं होता ना। जैसे तुम दोनों बैठे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। कैसे सर कर रहे हो? तो इधर बैठा भी तो इधर बैठा। आर यू एबल टू फील द अट्रैक्शन फोर्स? आयुष, आर यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी? मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पास थोड़ा अट्रैक्टेड रहना चाहिए तेरे को। नहीं नहीं है, मजा कर लिया। फोर्स है, हाँ सेम है उनको पता नहीं चलता। क्या है बोल के? सेम अट्रैक्शन फोर्स उनको पता नहीं चलता। नहीं, सेम अट्रैक्शन फोर्स होने से पता नहीं चलेगा क्या? मैं तेरे को ढकेल दूंगा, तू मेरे को ढकेल दूंगा, तेरे को पता नहीं चलेगा, मेरे को भी पता नहीं चलेगा। सेम होने से, एक बॉडी के ऊपर होने से ना पता नहीं चलता है, अलग अलग बॉडी पे होने से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मान लो तू मेरे को पूछ किया, मैं तेरे को पूछ किया, मैं भी फील किया, तू भी फील किया, है कि नहीं? सर कैसे पुल कर रहे हैं? हाँ पुल कैसे कर रहे हैं? कैसे, मतलब जब पता नहीं चल रहा है तो कैसे पुल कर रहा है? हाँ ये बात हुआ। जब पुल कर रहा है तो पता क्यों नहीं चल रहा है? पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं बताया आपको m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडीज, r क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये जो आपका g है, ये g को कहते हैं यूनिवर्सल, खाली जान लो, इसके ऊपर हम कोई न्यूमेरिकल नहीं करने वाले, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है मालूम है? वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इन SI यूनिट्स। यूनिट नहीं लिखना चाहता हूं, यूनिट आप यूनिट निकाल सकते हो आराम से। पूछ रहा है कि श्री राम पूछ रहा है यूनिट क्या है, क्या कोई मुझे मदद कर सकेगा यूनिट निकालने के लिए? मैं लिख सकता हूं ना यहाँ से G इज इक्वल टू F R स्क्वायर बाई M1 M2 ऐसे लिख सकता हूं ना। इसको इधर ले आया, इसको ऊपर ले आया, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बाय द वे अगर लिखना चाहोगे तो न्यूटन, ये क्या है? मीटर है, मीटर का स्क्वायर बाई ये क्या है? केजी, केजी इंटू केजी, केजी का कोई भी चीज का यूनिट हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर इफ यू नो द फॉर्मूला। समझ में आया? खैर हम आपको यूनिट पे लेके कंफ्यूज नहीं करना चाहते, बट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द यूनिट। आपने पूछा, मैं बता दिया। तो G इज 6.6। यहाँ पर जो 10 टू द पावर -11 आया, समझ में आ रहा है? 10 पावर -11 मतलब 0.000000000 10 हो, उसके बाद 1। कितना छोटा समझ रहे हो? मतलब ये फोर्स कितना छोटा है समझ रहे हो? इतना छोटा फोर्स तो तुम कैसे सेंस करोगे? हाँ तब सेंस करोगे अगर इसमें से कोई एक मास बहुत बड़ा होगा। मान लो इसमें m1 इज, दिस इज अर्थ एंड दिस इज यू, नाउ द फोर्स इज वेरी लार्ज, तो यू आर एबल टू सेंस योर वेट। तुम अपना वेट फील नहीं करते हो क्या? करते हो। बैठे हुए तो उठने में दिक्कत होता है क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन, है कि नहीं? गिर जाते हो धड़ाम से जोर से लगता है क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन। कोई बैग उठा के चलने में दिक्कत होता है क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, है ना? जब एक मास काफी बड़ा हो जाता तो ये फोर्स भी काफी तगड़ा हो जाता है, तो फिर आपको फोर्स फीलिंग में आता है। लेकिन तुम्हारा मास है कितना? ये 40 kg 60 kg, ये 60 kg, 50-50 kg के दो बच्चे, 50-50 कितना हो गया? 2500, बट हियर इट इज 10 पावर -11। समझ रहे हो? एंड दैट टू तुम्हारे बीच में अगर डिस्टेंस 1 मीटर भी है तो नीचे हो गया 1 का स्क्वायर, तो फिर फोर्स कितना कम हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया 2500, 10 पावर 11 मतलब 10 पावर -7 न्यूटन। 10 पावर -7 न्यूटन मतलब कितना? 1 ग्राम मास का वेट कितना है? mg, मालूम है ना? 1 ग्राम को 10 पावर -3 kg बोल सकते हैं, इंटू जी, या 10 पावर -2 न्यूटन, मतलब 0.001 न्यूटन होता है 1 ग्राम मास का। ये 10 पावर -7 न्यूटन आया, तो कितना ग्राम? मिलीग्राम। और भी छोटा, और भी छोटा, है कि नहीं? उतना मास का जो वेट है, आपके हाथ पे कोई मक्खी बैठेगा वो भी 2-3 मिलीग्राम का होगा, वो भी आप सेंस कर सकते हो कभी कभार अलर्ट हो तो, नहीं तो पता भी नहीं चलता बैठा है कि नहीं? So can you sense this small force between two boys here in the classroom? No, because the force is very small. Why the force is very small? Because the constant is of the order of 10 to the power -11. क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बैठ गए फिर से। हम क्या बताना चाहते थे?
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या बताया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। एवरी मास अट्रैक्ट्स every other mass. Force between two masses are equal and opposite, and the force is given like this. Then we go for point number C. सर मास अट्रैक्ट क्यों करता है, रिपेल क्यों नहीं? अरे वही तो मैं बताया, ये लॉ ऑफ नेचर है, वो होता है, भगवान की माया है। अट्रैक्ट क्यों करता है, क्यों रिपेल नहीं करता है, ये भगवान की माया है। जब चीज भगवान की माया बन जाता है हम बोलते हैं लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है ना। तुम जब हंसते हो मुंह ऐसे खुल क्यों जाता है, ऐसे क्यों नहीं पाउट जैसे बन जाता है? हाँ, दिमाग बोलता है मुंह खुल जाए, खुलने के लिए क्यों बोलता है, पाउट बनाने के लिए क्यों नहीं बोलता? हाँ ये है। सोते हैं तो आंख बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? क्लास में बैठ के मेरे बाप सुन रहे हैं तो मुंह ऐसे, शुभांगा देखो मुंह से खुला, जो क्लास में बैठेगा मुंह से खुल जाता है, क्यों ऐसे खुल जाता है? यू डू नॉट नो द रीजन बिहाइंड। So when a statement is existing and you see it is existing everywhere, but there is no logic why it happens, it is called a law. ठीक है ना? Point number 4. The gravitational, the weight of a body on Earth is due to gravitational pull of Earth। हमारा कोई एक बॉडी का जो वेट है क्यों है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग, ठीक है ना। अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये याद रखना, अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सर उससे भी बड़ा मास को भी पुल करे। अरे छोटा हो बड़ा हो, ये जितना जोर से पुल करेगा उतनी जोर से पुल करे। ये हाथी और ये चूहा, ये दोनों भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाथी चूहा को जितना जोर से खींच रहा है, चूहा हाथी को उतनी जोर से खींच रहा है। दे आर पुलिंग ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वही तो लॉ है। लॉ है कि एवरी मास विल अट्रैक्ट ईच अदर, every mass will attract every other mass with equal and opposite forces। समझ में आ रहा है? That is what is called law। सर तो जब हम जंप करते हैं तो हम अर्थ के पास क्यों जाते हैं? अर्थ हमारे पास हाँ आएंगे, उसमें आएंगे, we'll come to that also। तो अब चेयर हुआ कि तो हम कहेंगे फॉर ए मास m on earth, ऐसे लिखते हैं। लेट m is mass of earth, r is radius of earth। खाली जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि क्या मालूम आप लोग चल के आगे चल के कोई ओलंपियाड दोगे, कुछ दोगे, तो थोड़ा जनरल नॉलेज तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। r is radius of earth, m is mass of a block on earth। अब सोचो क्या हो रहा है कि सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज अर्थ, हियर इज ए ब्लॉक केप्ट ऑन इट। ब्लॉक का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस हो गया r। अब क्या है कि इस मास को अर्थ पुल कर रहा होगा, है कि नहीं? कितना जोर से पुल कर रहा होगा? जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ब्लॉक इज इक्वल टू, क्या कोई मुझे बताएगा क्या होगा दोनों के बीच में? फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अर्थ जो खींच रहा है उसी को तो कहते हैं वेट ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का वेट कितना है? जितना जोर से ग्रेविटी खींच रहा है ना? तो ठीक है। ये जो वेट ऑफ द ब्लॉक हुआ कितना हो गया? कैपिटल G। अर्थ का मास, छोटा मास, उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर।
हाँ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ 6300 किलोमीटर। चलो खैर अभी जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ, ये चीज हो गया वेट ऑफ द ब्लॉक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि यू कैन कॉल इट एज mg। सर ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू मास इंटू जी। जी को क्या कहते हैं? स्मॉल जी को, स्मॉल जी को ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते कि नहीं कहते हैं? स्मॉल जी कितना वैल्यू होता है उसका? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कहते हैं ना। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, समझो चीजों को। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? जी है। अरे वो समझ में आया। राम के घर कहाँ है? शाम के घर के सामने। शाम के घर कहाँ है? राम के घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अगर कोई चीज को हम गिरा देंगे, ये गिरेगा, गिरते बाद उसका स्पीड बढ़ रहा है, उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, जो एक्सीलरेशन है वो है जी। वैल्यू उसका कितना है? जी। When something is falling freely under gravity, the force is, the acceleration is g। अच्छा, अब अगर ये जो मास है, अगर अर्थ किसी एक मास को F फोर्स में खींच रहा है, अब वो मास अर्थ की तरफ आएगा, क्या एक्सीलरेशन में आएगा? यू से इट इज फोर्स बाय मास, है कि नहीं? अगर कोई मास स्मॉल m को F फोर्स में ये अर्थ खींच रहा है, तो ये कितने एक्सीलरेशन में आएगा? F by m। तो यहाँ पर क्या फोर्स में खींच रहा है? GMM बाई आर स्क्वायर खींच रहा है ना, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? कोई खींच रहा है तो डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक। अब GMM बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स आया किसके ऊपर आया? ये आया स्मॉल m के ऊपर, और इसको अगर हम m से डिवाइड कर देंगे तो हो गया ना F बाई m, ये हो गया ना एक्सीलरेशन। तो m कैंसिल हो गया ना, क्या मिला? GM बाई आर स्क्वायर। ये जो g है उसका वैल्यू है GM बाई आर स्क्वायर। इफ यू नो मास ऑफ अर्थ, यू नो रेडियस ऑफ अर्थ, you know acceleration due to this universal gravitational constant, आप इसको तोड़ मोड़ के निकाल सकते हो what is the value of g। समझ में आया? तो इसको कहते हैं mg। तो weight of a body is force between earth and block is weight of block that is equal to g by r square which is called mg। क्या बात समझ में आया? yes sir। तो यहाँ पर हम देखें कि G डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड किया? देखो तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, है कि नहीं? क्या हर एक प्लैनेट में G का वैल्यू बराबर होगा? हर एक प्लैनेट का मास अलग अलग है, हर एक प्लैनेट में रेडियस भी तो अलग अलग है। If you go to Jupiter, G is very high. If you go to Moon, G is 1/6 of that on Earth. आपको मालूम रहना चाहिए, on Moon value of acceleration due to gravity is 10/6। समझ में आया? तो क्योंकि मास और इसके ऊपर डिपेंड करता है। खाली उतना नहीं, क्या अर्थ के ऊपर हर जगह बराबर है? अगर हम मास को यहाँ पर नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर में रखेंगे, 2 किलोमीटर ऊपर रखेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो G का वैल्यू बदल जाएगा। तो एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, G का वैल्यू सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? फिगर देख के बताओ तो। R बढ़ गया, दूर चला गया तो G का वैल्यू घटेगा। समझ में आ रहा है? yes तो G डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, बेसिकली डिपेंड करता है। और मास जो इसका मतलब सो वेट ऑफ ए बॉडी, weight of a body changes when we move from one planet to other। अगर हम मून पे चले जाएंगे, यहाँ पर तुमको अगर कोई कहेगा 10 बार कूदो ऐसे ऐसे, बड़ा दिक्कत होता है, 10 बार थक जाते हो। मून पे नहीं थकोगे। क्यों बताओ? क्यों बताओ? क्योंकि अब जब हम कूदने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेविटी इज पुलिंग, जोर से खींच रहा, बहुत बड़ा अर्थ है ना। चांद पे जाओगे तो उसका मास कम है, G का वैल्यू कम है।
ऐसे बैठे हैं, उठने में दिक्कत होगा? नहीं होगा। अभी जितना फोर्स लगा के आप उठ रहे हो उसका 1/6 फोर्स लगा के उठोगे, बड़े आसान से उठ जाओगे नहीं। मान लो कि आप यहाँ पर 60 kg का बॉडी को उठा रहे हो, वहां पर लगेगा आप 10 kg का बॉडी को उठा रहे हो, आपको पूरा हल्का लगेगा, आराम से कूद सकते हो, भाग सकते हो, जंप कर सकते हो। लॉन्ग जंप, हाई जंप करोगे तो बड़े दूर दूर गिरोगे वहां पे, क्योंकि जी इज वेरी स्मॉल। क्या बात समझ में आ रहा है? जी इज वेरी स्मॉल। तो ये वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस बट मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज। एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वेट बदल जाता है लेकिन मास नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन आज की जो मेरा टॉपिक था कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, उसमें ये सब चीजें को ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन बताने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें बता दिए। तो आज की क्लास में हम लोग 3 चीज देखें। 2 कॉन्टैक्ट फोर्स देखें। क्या क्या था वो कॉन्टैक्ट फोर्स? पहला था नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है वो? whenever two bodies are in contact they exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their surfaces of contact, है ना। दूसरा था टेंशन इन द थ्रेड। हाउ यू डिफाइन टेंशन इन ए थ्रेड? टेंशन इज ए वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, वेलोसिटी। क्या है? टेंशन इज ए फोर्स। हाउ यू डिफाइन द टेंशन एट एनी पॉइंट? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। तीसरा देखे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या देखे? वेट ऑफ ए बॉडी, द ग्रेविटी। हाँ क्या नहीं क्या? हाँ बोल। हाँ तीसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखे उसमें देखे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ ठीक है। तो ये सारा चीज जो पढ़े उसको लेके हम एक छोटा सा चीज सीखते हैं जिसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों वाली, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये समझना है आपको। क्या ये बॉडी को फ्री करना है ना। और एग्जैक्टली फ्री ही करेंगे हम लोग। देखोगे क्या कर रहे हैं हम, इसको हम लोग आगे चल के FBD बोलेंगे। आया समझ में? चलिए क्या है ये? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इट इज द आइसोलेटेड, याद रखना, आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all external forces acting on the body are shown with proper direction and point of application. आइसोलेटेड मतलब? आइसोलेटेड मतलब कंटेक्ट छोड़ देना। आइसोलेट हिम फ्रॉम द क्लास मतलब तुम लोग क्लास में उसको क्लास से निकाल के अलग कर दिया, अलग कर देना। हाँ आइसोलेट कर देना, तो लूज कांटेक्ट, आइसोलेट कर देना। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है, एडजेक्टिव्स है, आई वांट टू हाईलाइट इट। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? एक्टिंग ऑन दी बॉडी का मतलब क्या है? विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये चारों चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। यू हैव टू फोकस ऑन दीस थिंग्स। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? कोई बॉडी को फ्री करना है। क्या बोले? तू ही देख किसका क्या कहाँ किस कुछ कुछ लगा है। नहीं सर, ये देख रहा था सर, बोल दिया उसको लगा। नहीं अच्छी बात। कौन कहता है कि हमारे फोर फादर्स बंदर थे? क्या अब भी हम नहीं है ना? उनको गाली देते हैं, बोले मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बंदर थे, अब तुम क्या हो? अभी तो बंदर थे क्या? कुछ लोग बोलते ना बहुत पहले इंसान बंदर था, अब क्या है? अभी इंसान है।
अभी लग रहा है कि कुछ बंदर इंसान बन के आए हैं। ये इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन। ध्यान रखना यहाँ पर ऑन द बॉडी लिखा है। दूसरा है आइसोलेटेड बॉडी और एक्सटर्नल फोर्स क्या दिखाना है, प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक चीज दिखाऊंगा, आज की क्लास खत्म हो जाएगा, ढंग से समझने की कोशिश करना। तो हमारे पास चलो मानते हैं कि यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक स्पीयर है, जैसे अभी अभी मैं बता रहा था, एक स्पीयर है और है क्या, और है यहाँ पे कोई एक वाल। ये स्पीयर जो है किसी एक वाल और किसी इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंस गया है, फंसा है यहाँ पे, ठीक है। आप कहोगे ये है इंक्लाइन प्लेन, सपोज ये एंगल दिया है सपोज 60 डिग्री, अब ये ऐसे फंसा हुआ है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी स्पीयर, मुझे स्पीयर का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। क्या बात समझ में आया? आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, और चल रहे हैं, ठीक। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर, इसको थोड़ा इधर रखें। अभी मैं करना चाहता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहता हूं। चलो पहले सोचते हैं कि ये स्फीयर क्या अभी रेस्ट में है? ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, फंसा हुआ है, रेस्ट में तो है। क्यों रेस्ट में है? कोई किसी को पूछेगा तो क्या बोलेगा, क्या आंसर दोगे आप? क्यों ये फंसा हुआ है, क्यों रेस्ट में है? कोई बॉडी रेस्ट में कब रहता है? जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी, यस यू आर कमिंग टू द पॉइंट, कोई बॉडी के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आएगा तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन कैसे हो सकता है, ग्रेविटी तो है ही है। क्या कोई बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आएगा वो रेस्ट में रह सकता है? कैसे रहेगा? दैट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स, नो, तो मूव कर जाएगा, है कि नहीं? तो कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए कम से कम कितने फोर्स चाहिए? दो। और दो फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए था? इक्वल एंड अपोजिट, खाली उतना, दे शुड बी अलोंग सेम लाइन। देखो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताए नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। मैं जो बता रहा हूँ उसको ढंग से पकड़ना। द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट एंड दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन, ठीक है, तब वो रेस्ट में रहेगा। 2 से 3 होगा, 4 होगा, 10 फोर्स होने से रह सकता है। अब ये रेस्ट में है, मतलब इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस है। मतलब ये जो बॉडी है, स्फीयर है, इसके ऊपर अभी ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं और वो सारा फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है। मतलब सबको जोड़ो तो रिजल्टेंट 0 बनेगा, है कि नहीं? yes, मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि कितने टू फोर्स आ रहा है। आई हैव टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आगे चल के मैं बताऊंगा हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे पता करेंगे। अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे कि बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे। हर एक फोर्स, कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इतना दिखाने का काम हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ रहा है? अब कितने टू फोर्स आ रहे हैं जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। कांटेक्ट में होगा तो फोर्स आएगा, जिसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। कांटेक्ट में नहीं होगा तब भी फोर्स आ सकता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटी। तो हमें देखना है कि इसके ऊपर कितना ठो कांटेक्ट फोर्स है, कितना ठो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या आप मुझे बता सकते हो स्फीयर के ऊपर कितना ठो कांटेक्ट फोर्स है? 2। कितना ठो नॉन कांटेक्ट फोर्स है? 1। मतलब 3 फोर्स दिखाना है। वी हैव टू शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये जो बॉडी है उसके ऊपर जितने फोर्स आ रहे हैं सबको दिखाएंगे और वो सारा फोर्सेस का वेक्टर सम मस्ट बी 0, इसलिए तो रेस्ट में है। आप ये मत बोलना कि ये वाल है, ये इंक्लाइन प्लेन है इसलिए फंसा हुआ है रेस्ट में, इसलिए रेस्ट में नहीं है। कैसे नहीं, इसलिए तो रेस्ट में नहीं, इसलिए रेस्ट में नहीं है। अगर मैं ये वाल को यहाँ से निकाल दूंगा, ये अब गिर जाएगा, मतलब वाल इसको पुश कर रहा था तो कुछ ऐसे पुश कर रहा था। अगर मैं इसको ऐसे पुश करने के साथ साथ वाल को निकाल लेता हूँ, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो वाल की जरूरत था क्या? नहीं, फोर्स का जरूरत था। तो मैं वाल से इसको आइसोलेट किया, समझ में आया? वाल निकाल दिया, वाल की जगह जो फोर्स दे रहा था दे दिया, बाकी सब चीज ऐसे ही है नीचे, है कि नहीं? रह सकता है। अब
ये निकाल दो तो ये गिर जाएगा, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है बॉल को पुश कर रहा था कि पुल कर रहा था? पुश कर रहा था। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को भगा देता हूँ, ऐसा एक फोर्स लगा देता हूँ, क्या ये रेस्ट में रहेगा? हाँ रहेगा। तो अब मुझे ये निकाल दो, ये निकाल दो, हवा में लटक जाएगी नहीं? विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस ओनली आई एम होल्डिंग इट इन इक्विलिब्रियम। यस सर। है कि नहीं? नाउ दिस बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट्स, यस सर। अलग कर दिया गया। तो लेमैन बोलता है कि वॉल और प्लेन के चलते रुका हुआ है, हम बोलते हैं कि नहीं, ये फोर्सेस के चलते रुका हुआ है। और ये फोर्स ऐसा है कि दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये क्या है? उसका वेट है। ये तीन फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट बी 0, इसलिए तो रेस्ट में। अगर तीनों वेक्टर को हम वेक्टोरियली जोड़ेंगे तो मिलेगा रिजल्टेंट 0। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये तीनों का सम होगा 0, इसलिए रेस्ट में। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन में जाते हैं, ठीक है? क्या? इट इज अ आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या मैं सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाया हूं? यस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the body are shown with proper direction and point of application। क्या हर एक फोर्स को सही पॉइंट पे दिखाऊं? ये पॉइंट पे आ रहा था एक फोर्स दिखाया, ये पॉइंट पे आ रहा था एक फोर्स यहाँ पे दिखाया, जिस पॉइंट में था उसी पॉइंट में दिखाया। ग्रेविटी आ रहा था सेंटर पे तो यहाँ पे दिखाया। डायरेक्शन इसके बारे में क्या कहना है? तो इधर को है, ये नीचे की तरफ है, डायरेक्शन क्या बताना है? लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कितना टेढ़ा है बताना जरूरी, डायरेक्शन बताना है ना। तो यू मस्ट टेल व्हाट इज दिस एंगल, नहीं तो फिर कैसे करोगे? है कि नहीं? क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट इज दिस एंगल? सोचो और बताओ। ये जो फोर्स था इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस। दिस फोर्स हियर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 30। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपको ये 30 डिग्री। अब हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। You have to show all external forces acting on the body, external forces, contact and non-contact force, with appropriate point of application and direction. तो that is called free body diagram. तो कोई भी बॉडी रखा होगा तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कर सकते हैं। Yes sir. And we shall see them in the next class. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।